नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज मध्य प्रदेश और मैं हूं आपके साथ मेघा जैन। बेबाकी से बोलने जाने वाले और अपनी बात को बेबाकी से रखने वाले आज हमारे साथ एक ऐसे व्यक्तित्व मौजूद है। राष्ट्रीय करणी सेना के राष्ट्रीय महासचिव सुरेश सोनगरा जी है। आइए सीधे उनसे बात करते हैं और जानते हैं, कई मुद्दे हैं हमारे पास उनसे बात करने के लिए और उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि वो किसी भी मुद्दे को किस तरीके से लेते हैं और प्रदेश की राजनीति में जो हलचल हो रही है उसको वो कैसे देखते हैं। सबसे पहले तो साधना न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय हिंद जय भारत। पहला सवाल तो मेरा यहीं से कि आपने करणी सेना को एक नया नाम दे दिया है। मैं सुनना चाहूंगी वो नाम आप अपने ही नाम मतलब अपने ही मुंह से बता दीजिए, नाम क्या है? करणी सेना नाम नहीं है, वो करणी सेना श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना है। और जिस प्रकार आपने बोला बेबाक, मैं हमेशा से ये बोलता आया हूँ और मैं क्लियर कहता हूँ, साफ कहता हूँ और मुंह पे कहता हूँ, इसीलिए मुझे बेबाक बोलते हैं। कुछ लोग अलग अलग नाम से बोलते, परिचय का मोहताज नहीं। ये सब बातें नहीं है, बातें मुद्दे की होती है। देखिए, मुद्दे पे बात करेंगे तो मुद्दे पे बहुत सारे मुद्दे निकलेंगे। आपके चैनल के माध्यम से सबसे बड़ी बात ये कहना चाहूँगा, करणी सेना का नाम नहीं चाहिए, श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना राष्ट्र महासचिव होने के नाते जो राजपूतों का व्रत, जो राष्ट्रपुत्र की बात कर रही थी आपने, राष्ट्रपुत्र क्या होता है? राष्ट्रपुत्र मैंने लिखता इसलिए हूं मैं कि मुझे गर्व फील होता है, मुझे अच्छा लगता है और मुझे सारे पद से ऊपर पद लगता है वो। और वो पद इतना अच्छा लगता है कि मैं कहता हूँ श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना ने मुझे एक पहचान दी और राजपूत कुल ने मुझे जन्म दिया। तो राजपूत का मतलब राष्ट्रपुत्र होता है और राष्ट्रपुत्र की परिभाषा होती है सारी समाज में हम समा जाए और सारी समाज हम में समा जाए। हम इसी चीज़ से हम जिंदा है और इसी चीज़ को हम मानते हैं। राजपूतों ने हमेशा बलिदान दिया देश के प्रति और बलिदान देने के साथ साथ और जब जब राष्ट्र को जरूरत पड़ी तो राजपूत हमेशा बलिदान देने में पीछे नहीं हटे। हमने चाहे रियासतें दान दी, चाहे हमारे किले दान दिए। और बहुत सारे लोग बोलते राजपूतों ने क्या किया, राजपूतों का इतिहास पढ़ लो आपको समझ में आ जाएगा राजपूतों ने क्या किया। मैं राजपूत की बात नहीं कहता, मैं तो राष्ट्रपुत्र की बात कर रहा हूँ। राष्ट्रपुत्र इसलिए मानता हूँ, अपने आप को गर्वशाली मानता हूँ। सारी समाज में हम समा जाएं और सारी समाज हम में समा जाए, यह परिभाषा मैं समझता हूँ। चूँकि आप राष्ट्रपुत्र की बात कर रहे हैं, इसीलिए सवाल ही आया है कि कई राजनीतिक मंच के जो बड़े नेता हैं वो मंचों से ये कह रहे हैं, कई साधु भी ये बात कह रहे हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। मैं समझती हूँ कि भारत में अलग अलग जाति और संप्रदाय के लोग निवास करते हैं, तो आज आप इस विषय में क्या सोचते हैं कि भारत क्या हिंदू राष्ट्र बन पाएगा? देखो, आपने वो मुद्दा बता दिया कि मैं इस पर कोई टिप्पणी तो नहीं करना, लेकिन वो टिप्पणी करनी भी चाहिए। आपने मुद्दा भी बहुत बड़ा अच्छा बता दिया। देखिए मैम, मेघा जैन जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, आपके चैनल के साधना के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हिंदू राष्ट्र बनने में क्या प्रॉब्लम है, क्या परेशानी है? क्या एक देश हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो समस्या किन लोगों को हो रही है? क्या हम मुस्लिम कंट्रियों की बात करेंगे या किसी अदर धर्म की बात करेंगे तो क्या वहाँ पे दूसरे समाज या दूसरे व्यक्तित्व नहीं रहते हैं? जब इतनी सारी मुस्लिम कंट्री है तो एक हिंदू राष्ट्र कंट्री बनने में क्या तकलीफ है? हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि भैया 36 कौम की मतलब ये हिंदू राष्ट्र की बात ही करेंगे कि भैया वो अपने अपने धर्म, व्यक्तिगत धर्म माने। हिंदू राष्ट्र घोषित करने में क्या प्रॉब्लम है? क्या समस्या क्या है? मैं तो तकलीफ की बात पूछना चाहता हूँ। ये तो राजनीतिक की रोटियां जो सेक रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र नहीं बनना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। ये सिंपल सी बात है कि आप प्लीज धर्मों के प्रति किसी पर टारगेट ना रखें। रही बात हिंदुत्व राष्ट्र की या हिंदुत्व की बात करने की कि हिंदू राष्ट्र क्यों होना चाहिए, कि ये सनातनी का देश है, ये हिंदुत्व का, हिंदू बाद में, प्लस सनातनी की बात कर रहे हैं। तो सनातनी ये बहुत हमारे ये इतिहास है, राजपूतों का इतिहास नहीं है, ब्राह्मणों का इतिहास है, सभी समाज का इतिहास है। हाँ, आदिवासियों का इतिहास है। यहाँ देखा जाए तो इतने लोगों का इतिहास है। भारत देश सभी एक कमल का फूल की तरह खिला हुआ। अब फूल कमल के कितने प्रकार के होते हैं, गुलाब के फूल कितने प्रकार के होते हैं, ऐसा हमारा भारत देश है, सब समाज से। लेकिन ये हिंदू राष्ट्र बनने से क्या तकलीफ है किसी को? और जिन्हें तकलीफ है उन्हें ही समस्या खड़ी है कि हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो उनकी राजनीतिक रोटी नहीं चलेगी। मेरा तो ये कहना है। अभी आपने हाल ही में साधुओं पर भी कहा कि उन्हें अपना हक और सम्मान मिलना चाहिए। किस हक और सम्मान की बात आप कर रहे हैं? देखो, सरकारों ने 56 इंच की सीना, मोदी जी हमारे और गृह मंत्री अमित शाह जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री साहब ने बहुत सारी योजना दी। और योजना क्या क्या दी मैं बता दूं, विधवा पेंशन, बुजुर्ग पेंशन, युवा पेंशन, युवा जो कुछ नहीं कर रहा उनको पेंशन मिलती है। और सबसे बड़ी बात तो अभी हाल फिलहाल के जो चुनाव जीते हैं हमारी लाडली बहनों की पेंशन, वो पेंशन नहीं होती, जीते जागती पेंशन, क्या एक ज़बरदस्त योजना है। तो सरकार को थोड़ा सा सोचना चाहिए कि यार जो संत सनातन ही हमारी जो सबसे, हमारी जो संस्कृति को संभालते हैं, संस्कृति को देखते हैं, उनके धर्म, उनका आश्रय कोई नहीं होता है। ऐसा क्यों? संतों को बीमा की योजना क्यों नहीं मिलती है?
मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि उनका स्वास्थ्य का बीमा के इलाज को उनका एक मेडिकल सुविधाएं होनी चाहिए उनको उनको क्यों नहीं होनी चाहिए? उनका है कौन इस देश के अलावा? सनातन के ऊपर उनके भरोसे के अलावा है कौन? और यदि सनातन की सरकार और सनातन के इतने बड़े मोहन यादव जी के ऊपर एक बात कहना चाहूँगा, वो तो बहुत बड़ी सनातन की बात करते हैं, मोदी जी सनातन की बात करते हैं, अमित शाह सनातन की बात करते हैं, पूरी सरकार सनातन की बात करती है। तो सिर्फ सिर्फ साधु संतों को एक यदि योजना जारी करें, क्या क्या योजना चाहिए? देखिए, फ्री टिकट होना चाहिए उनकी, वो कहीं पे भी जाए उनकी एक फ्री टिकट योजना होना चाहिए। ये संत सेना ने एक बहुत अच्छी आवाज़ उठाई, जो किन्नर अखाड़ा के ऋषि हरिदास जी और ये बहुत बड़े संतों ने इनने ऋषियों ने आवाज़ उठाई, तो ये आवाज़ भी में ही दम होना चाहिए और उनकी आवाज़ के दम के साथ इनका न्याय मिलना चाहिए। संतों को सबसे पहले टिकट फ्री होनी चाहिए, क्योंकि वो किसके लिए जीता है? कि वो आपके लिए, मेरे परिवार के लिए, वो तो राष्ट्र के लिए जी रहा है ना, वो तो राष्ट्र की संस्कृति के लिए जी रहा है, तो फिर उसके लिए फ्री टिकट क्यों नहीं? फिर उसको बीमा, स्वास्थ्य का बीमा का लाभ क्यों नहीं? फिर उसे जब उसकी जो संपत्ति या जो कोई, मैंने अभी देखा कि बहुत, एक और मेरे को पता लगा था कि कुछ संत जैसे कि उनका जो भी उनको सामग्री मिलती है या फिर दान दक्षिणा मिलती है और वो बैंकों में जमा करते हैं और उसके बाद कई संत ऐसे हैं जिनके वारिश नहीं होते, वो पैसे डूब जाते हैं, ऐसा क्यों? तो उनके वारिश भी होने चाहिए, ऐसा होना चाहिए। इसका मतलब क्या होना चाहिए? इसका मतलब यह सबसे बड़ा ये होना चाहिए कि भैया संतों के ऊपर एक प्रॉपरली एक गाइडलाइन तैयार किया जाए, संतों के ऊपर एक पूरा सिस्टम बनाया जाए, और संतों के ऊपर सिस्टम बन के गाइडलाइन बन गई तो मैं कहता हूं संत यदि मजबूत हुए तो गौ माता मजबूत हो जाएगी। गौ माता का मुद्दा उठाने वाले वही है, और गौ माता मजबूत हुई तो भारत देश का जो हमारा मेन मुद्दा है कि गौ माता को राष्ट्र पशु घोषित किया जाए, पशु नहीं, वो माँ है हमारी, और राष्ट्र माता हमारी घोषित हो सकती है। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं और मैं चाहता भी हूं कि संतों के ऊपर बहुत बड़ी कई हत्याएं हो जाती संतों की। पिछली बार सरकार को देखा हमने, क्या हुआ? संतों को बेरहम से मार दिया गया, फिर भी सरकार की जूनी नहीं रही, ये गलत है। और यदि ये नहीं किया गया तो मेरे माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं, तो अभी तो सिर्फ सजेशन है, आगे हम आंदोलन भी इसके लिए कर सकते हैं। चेतावनी दे दी है आपने सरकार को एक बार फिर। लेकिन हत्या से मुझे याद आया कि सुखदेव सिंह गोगामेडी जी, चूँकि आप लोग उनको अपने बड़े भाई की तरह देखते थे, सम्मान से उनका नाम लिया जाता था, जब उनकी निर्मम हत्या हुई तो मैंने देखा कि जब आप दिल्ली, वहाँ राजस्थान पहुँचे थे तो आपकी आंखों में आंसू थे और आप लगातार उनकी परिवार की सुरक्षा की मांग कर रहे थे। कैसे देख रहे हैं? अब आपने वो पीड़ा को बता दिया, हम तो बताना नहीं चाहते, हमारी आंखें आज भी नमीन हो जाती है। दादा हमें छोड़ के नहीं गए, हमारे रोम रोम में है। और दादा सुखदेव सिंह की हत्याकांड जो हुआ है वो बहुत निंदनीय है और वो साजिश से हुआ है। आपके चैनल के माध्यम से, मैंने कई चैनल के माध्यम से बोल दिया, शॉर्टकट बताना चाहता हूँ कि इसको हमने पूर्ण रूप से इनको आगात करा दिया था। 17 जुलाई 2022 को हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया था कि भैया जब पाकिस्तान अन्य राज्यों से धमकी मिली तो इस पर सुरक्षा प्रोवाइड की, फिर भी सरकार की जूनी रहेंगी। हमने केसरिया महापंचायत 5 लाख पब्लिक, 5 लाख राजपूत इकट्ठा करके हमने केसरिया महापंचायत पर भी हमने मुद्दा ये देखा था, फिर भी उनकी जूनी रहेंगी। और इसी फिर उसके बाद पंजाब की सरकार और पड़ोस की सरकार ने, हरियाणा की सरकार ने आगात करा दिया, लेटर कर दिया था कि भैया ये पूर्ण रूप से ये बहुत बड़ा मुद्दा और बहुत बड़ी घटना हो रही होने जा रही है कि भैया इनको जान से मारने का हथियार दिया, का सब कुछ करे, फिर भी सुरक्षा क्यों नहीं दी? क्या गहलोत सरकार इतनी नाकामयाब हो चुकी थी उनको सुरक्षा नहीं देना? क्या गहलोत सरकार स्वयं मिली हुई थी? क्या गृह मंत्री मिले हुए थे उनके? क्या सरकार के साथ माफिया पलते हैं? सरकार क्या इन्हें पालती है? और सरकार यदि पालती है तो वो सरकार का अंजाम वो देख चुके हैं, वो हार चुके हैं। अब रही बात सिर्फ न्याय की, तो मेरे से एक ही बात है, हम आक्रोश में बहुत है राजपूत युवा, हर युवा की एक ही बात है, बस गोली का जवाब गोली, इनकाउंटर, तलवार का जवाब तलवार, गोली का जवाब गोली, तलवार का जवाब तलवार। और यदि किसी ने देखा गया तो उसकी आंख निकाल लो, इस प्रकार के जवाब दे रहे। इनकाउंटर की बात करें तो मेरी भाषा में तो गोली का जवाब गोली होना चाहिए, लेकिन मैं इस एजुकेशन की बात को समझता हूं, न्यायालय को समझता हूं, ये प्रशासन के हाथ में भी नहीं रहा, ये कानून के हाथ में भी नहीं रहा, ये हो गया न्यायालय के हाथ में। तो न्यायालय से हमारा निम्र निवेदन है कि इस केस को संगीन हालातों में लेकर इसे तत्काल फास्ट ट्रैक कोर्ट में डाले और इसका रिजल्ट तत्काल से तत्काल दे। और उस रिजल्ट का एक ही डिमांड चाहिए, फांसी, 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 फांसी। क्यों चाहिए? कि जो घर में घुसकर और इतनी बिल्कुल कोई डर नहीं, धड़ धड़ गोली मारता है, ऐसे लोगों को फांसी नहीं चढ़ाई गई तो कल
आपकी बारी है मेघा जी, परसों मेरी बारी है, तरसों किसी और की बारी, और इस पे एक्शन नहीं लिया गया तो बहुत बड़ी। दूसरा सवाल, खैर ये सवाल मीडिया का था, मैं आप ही को बता दूं। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, आपसे पूछना चाहता हूं मेघा जी, क्या हमारे भारत सरकार और भारत का कानून इतना कमजोर हो चुका है कि कोई भी केस होता है, कोई भी हत्या होती है, और वो हत्या के हत्यारों को सालों तक हम जेल में पालते हैं? क्यों? ऐसा क्यों? और वो पैसा किसका है? वो उस गरीब का है जो किसान का है। वो पैसा किसका है? जो कूड़ा कुचला बीन कर उखड़ा होता है। वो पैसा किसका है? आपका और मेरा है। पानी भी पीते हैं, खाना खाते हैं, हम खाते हैं, मैं भी खाता हूं, वासे में खाते हैं, मेकअप भी करते हैं, अपन कपड़े भी पहनते हैं, इसमें भी टैक्स दिया होगा आपने भी। वो पैसा हमारा है, क्यों वेस्टेड कर रहे हैं? जब पता है कि इसने मारा है, ये जवाबदारी ले रहा है, भाषण दे रहा है और जेल के अंदर से इंटरव्यू दे रहा है। मैं तो कहता हूं अंदर के अंदर जेल में ठोक देना चाहिए और तुरंत तत्काल एक कानून पास होना चाहिए कि जितने भी माफिया पल रहे हैं जेल में, सबका सफाया 1 महीने में कर दिया जाए। मैं कहता हूं सारा पैसा जो बचेगा, मैं ये कहता हूं एक भी गरीब भूखा नहीं मरेगा। वो पैसा सारा कानून का पैसा, जेल का पैसा बच सकता है। मैं मेघा जी आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये मुद्दा सही नहीं है? बिल्कुल सही है। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि जब निर्भया जैसा रेप केस की बात हुई थी, या उज्जैन में उस मासूम 13 साल की बच्ची के साथ बात हुई थी, तो साधना न्यूज़ चैनल, मैं स्वयं वहां खड़ी हुई थी, हमने उन पंडित जी से बात की, और मैं स्वयं खड़े होकर जब P2C में ये बात कह रही थी, कई लोगों को इसमें बड़ा बुरा भी लगा। सही बात आपने बिल्कुल कही। और करनी सेना समय समय पर इसको उठाती रही। मैंने देखा कि जब भोपाल में आंदोलन हुआ तो सबसे पहले करनी सेना वहाँ पहुँची, उन बेरोजगारों के साथ पहुँची। तो चूंकि मीडिया तो इस बात को उठाता ही रहा और मीडिया पे हस्तक्षेप आरोप लगते रहे हमेशा। हमारे जैसी लड़कियां जो आज लगातार दिन में रात में रिपोर्टिंग करती हैं, हम खुद अपने आप को सशक्त और सुरक्षाहीन महसूस करते हैं जब हम रात में गलियारों में घूमते हैं। गोगा मेड़ी जैसे लोगों को अगर आप घर के अंदर पहुंच के जान से मार देते हो, और अगर बिश्नोई जैसे लोग अगर जेल के अंदर रह के ये बात कहते हैं कि हमने मारा है, तो वाकई इस कानून को एक बार सोचना चाहिए। पर ठीक है, मेरा सवाल अब इससे ये कि चूँकि अब सेना कैसे चलेगी? देखिए, आपका पहले सवाल छोटा सा मैं बता दूं, सुरक्षा के ऊपर बता दूं, तो मैं एक बात बता दूं, हम राजपूत हैं, मरने के लिए हम देखो, हम बीमारी से नहीं मरेंगे मेघा जी। हम मरेंगे ना, सूरज सिंह सोनगर भी मरेगा ना, तो सिर्फ गोली से ही मरेगा, किसी बीमारी से नहीं मरेगा। क्योंकि मैं इसलिए बेबाक बोलता हूं, और जिसको बुरा लगता है ना, और जिसको माँ का जिसने दूध पिया और जिसे हम राजपूतों को मारना और सुरक्षा की बात हो, तो वो आ जाए मेरे को। जब जब चाहे, जब मैं अकेला, बहुत जगह अकेला रहता हूं। हम क्षत्रिय डरते नहीं हैं। क्षत्रियों ने तलवार चलाना बंद किए, भूले नहीं है वो, सिर्फ छोड़िए रखिए। शस्त्र चलाना, शस्त्र का नॉलेज भी है तो हमें ज्ञान का भी नॉलेज है। रही महिला की सुरक्षा, तो महिला के लिए हम हमेशा आंदोलन करते हैं और करते रहेंगे, चाहे दादा वो ऊपर से देख रहे और हम दादा की जगह। और रही बात संगठन की, तो बात करें क्या, भोपाल की समय में तो कुछ भी नहीं था। भोपाल का क्या, इतनी सी पब्लिक, आपने कई बड़े बड़े आंदोलन किए और इतनी बड़ी बड़ी आंदोलन पब्लिक खड़े की जिसकी कोई सीमा नहीं है। रही महिलाओं की सुरक्षा और देश की सुरक्षा की बात, तो हम चैनल के माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि सुखदेव सिंह दादा, करणी सेना की बात आपने कही, चारों सवाल एक ही जवाब मैं आपको दे रहा हूं। करणी सेना है, श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना थी और रहेगी, और श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्र अध्यक्ष हमारे गोगा मणि जी हैं और रहेंगे। राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष हमारी भाभी साहब शीला शेखावत जी को हमने रख दिया गया, और उनके नेतृत्व में हम काम करेंगे। और हमें विश्वास है कि हम करणी सेना वापस उसी आंदोलन और उसी हक की आवाज़, आपको कभी ये नहीं बोलना पड़ेगा कि हम असुरक्षित हैं। हम ये कहेंगे कि यदि कोई भी महिला, कोई भी बहन बेटी जा रही है, तो वो ये कहेगी मैं करणी सैनिक हूं। कितना बड़ा भी अपराधी होगा ना, बस वही वो उसका प्रोग्राम हो जाएगा, बस बात खत्म। सुरेश जी, मध्य प्रदेश की राजनीति में एक अलग सा हलचल मच गया है। हमने देखा कि जिस तरीके से वो मुख्यमंत्री की बात हो, चाहे मंत्री पद की बात हो, राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की बात हो, चूंकि अब वो रहे नहीं, पद से इस्तीफा दे दिया है उन्होंने, तो इस राजनीति को आप कैसे देख रहे हैं? और इससे रिलेटेड सवाल ये कि जिस तरीके से वर्तमान के मुख्यमंत्री एक्शन के मोड में चल रहे हैं, आपको किस हद तक ये सही नजर आ रहा है? मुख्यमंत्री साहब, जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी थे, वो बड़े अनुभवी व्यक्ति थे। आज लोगों को उनकी याद आ रही है। और जब वो थे, तो कहते ना कि जब कीमती हीरा रहता है पास में तो उसकी पहचान नहीं होती है। और मैं शिवराज सिंह चौहान, खैर मैं किसी पार्टी की तारीफ नहीं करता, बेहद अनुभवी व्यक्ति थे और बहुत बड़ी मंत्रिमंडल, हर समाज को लेकर चलने का बहुत बड़ा अनुभव था।
और साथ में दादा कैलाश जी की बात कर ली तो वो एक बहुत बड़े महासचिव पद पे थे और अभी मंत्रिमंडल में हैं। तो कहीं ना कहीं एक पद का तो इस्तीफा देना वाजिब बनता है, क्योंकि संगठन की रूपरेखा होती है। बाकी नरेंद्र सिंह तोमर जी जो स्पीकर अध्यक्ष बने हैं वो भी एक अच्छे पद पे गए हैं। मेरा आखिरी सवाल, आज के युवाओं को क्या संदेश देंगे? और चूंकि नया वर्ष है, नया उत्साह है और आपका साहस भी मैं देख रही हूँ, तो ये नए वर्ष में आज क्या कहेंगे? नए वर्ष में ये अंग्रेजी हम तो नहीं मानते इस नए वर्ष को मैडम जी। मेघा जी, मेघा जी आप तो बहुत टैलेंटेड है। आपके सवालों का जवाब देते थे मुझे लगता है कि एक बड़ा प्रोग्राम करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि बड़े टैलेंटेड हैं आप। और सबसे सर्वश्रेष्ठ, सबसे पहले तो मैं साधना न्यूज़ के जितने भी न्यूज़ चैनल के जितने भी कार्यश्रेणी में जितने भी प्रेस रिपोर्टर, जितने भी मेघा जी जैसे भविष्य और तेजस्वी, इनके सभी के, आप सभी के माता पिता को और आपके पितरों को मेरा प्रणाम आप स्वीकार करें। और नए वर्ष के आपके चैनल को सभी के माध्यम से आप उनको भी बहुत बहुत बधाई हो। सुरेश जी को भी बहुत बहुत बधाई हो, उनके बेटे को भी बहुत बहुत बधाई हो, सभी की ऑफिस सारे स्टाफ को बहुत बहुत बधाई हो न्यू ईयर्स की, नए अंग्रेजी साल की। और आपके इस चैनल को अगले 2024 में हम ये चाहते कि वो उन्नति और वो सफलता प्राप्त हो कि अच्छे अच्छे चैनल इसे देखें और इसकी वाइट को हमेशा देखें। तत्पश्चात इस भारत के देश के युवाओं को मैं इस चैनल के माध्यम से इतना कहना चाहता हूं कि निराश ना हो, कि निराश ना हो तेरी काबिलियत पे, तू निराश ना हो तेरी काबिलियत पे। तुझे तेरी जिंदगी में ऊंचाइयों पे उड़ान होगी तो तेरे हौसलों से होगी। अपने आप पे और अपनी काबिलियत पे विश्वास कर, और काबिलियत और मन का विश्वास से एक वो उड़ान भर जो दुनिया की सारी कामयाबी युवाओं के कदमों में होती है। देखिए आप भी युवा हैं मैम, और मेघा जी हम आपको और आपके सारे युवा संगठन और सभी को, आपके चैनल को भी पर्सनली, उनको सभी को हम एक ही बात कहना चाहते हैं, युवा चाहे ना तो दुनिया की सारी सुख संपत्ति प्रदान कर सकता है 1 साल के अंदर भी। भारत देश से यदि प्यार करना है, भारत देश से यदि युवा प्यार करते हैं तो 15 अगस्त और 26 जनवरी नहीं, युवाओं को रोजगार और उनकी काबिलियत को, उनको रोजगार के साथ बिजनेस की ओर मुड़ाइए। मैं यही युवाओं को कहना चाहता हूं, बिजनेस की सोचिए, जॉब की सोचिए, फ्री मत बैठिए। फ्री बैठोगे तो फ्री की रेवड़ी भी फ्री की रेवड़ी। एक बात और बता दूं, चलो इस बात पे आपने कही तो ये आपके और हमारे ऊपर डिपेंडेंट है अब कि आपके बच्चों को या तो जंगल का शेर बनाना है आपको, या फ्री की रेवड़ी वाला बनाएंगे तो आपकी संपत्ति, आपकी दौलत को भेड़िए छीन छीन के खाएंगे। और यदि जंगल का शेर बनाना है तो फ्री की रेवड़ी तो बंद करनी पड़ेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो आपने सुना कि किस तरीके से सुरेश सेंगरे जी, मैंने पहले भी कहा कि बेबाकी से बोलते हैं, ये नहीं सोचते कि सरकार मेरे बारे में क्या सोचेगी, मेरे पद का क्या होगा। युवाओं की बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, सुरक्षा की बात करते हैं। चूँकि ये सेना हमेशा से ही जहाँ पर समस्याएं खड़ी हुई, राजपूतों का एक अलग इतिहास रहा है। भारत के किसी भी युद्ध की बात हो या फिर भारत में कभी भी विपदा आई है, उसके लिए अगर कोई लड़ा है तो वो राजपूत समाज हमेशा आगे आया है। और राजपूत समाज से बनी ये करनी राजपूत सेना लगातार काम कर रही है। आप देखते रहिए साधना न्यूज़ मध्य प्रदेश।